जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। 21 सितंबर 2023 को डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर की वेबसाइट के ऊपर एक नई पॉलिसी अपलोड हुई और इस पॉलिसी का नाम है कैजुअल्टी पेंशनरी अवार्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023। इससे पहले यदि बात करें तो केग ने यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने पिछले साल एक सवाल उठाया था और रक्षा मंत्रालय से पूछा था कि आपके सेना के अधिकारी लगभग 48% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ ही क्यों रिटायर होते हैं। यानी हर 2 अफसर में से एक अफसर डिसेबिलिटी पेंशन लेके ही रिटायर होता है और इसके ऊपर आप रोकथाम लगाने के लिए क्या कार्रवाई कर रहे हो। तो रक्षा मंत्रालय ने कहा कि हम जल्द ही इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। एक पुरानी कहावत है कि गेहूं के साथ में गुड़ को भी पीसना पड़ता है। यानी जब भी अधिकारियों के अधिकारों पर कैंची चलाई जाती है तो साथ में जेसीओ और जवानों के अधिकार भी कम हो जाते हैं और ऐसा ही हुआ इस नई पेंशन पॉलिसी में। जहां अधिकारियों के ऊपर चाबुक चला गया, इस पॉलिसी में कुछ नियम कड़े किए गए तो वो नियम जेसीओ और जवानों के लिए भी लागू हो गए। इससे पहले जहां जेसीओ जवान केवल 15% डिसेबिलिटी पेंशन के साथ रिटायरमेंट आते थे, वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों का रेशियो देखें तो वो 40 से 48% होता था। इस पॉलिसी में अधिकारियों की डिसेबिलिटी पेंशन का रेशियो कम करने के लिए ये पॉलिसी जेसीओ और जवानों के लिए एक अभिशाप बन चुकी है। अब जैसे ही ये पॉलिसी आई, पूर्व सैनिकों और उनके संगठनों ने विरोध करना शुरू कर दिया और इसी विरोध को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और तीनों सेनाओं के जनरलों को आदेश दिया कि आप मैदान में उतरें, पूर्व सैनिकों के साथ में बैठक करें और उनको समझाएं कि इस पॉलिसी के मेरिट और डीमेरिट क्या क्या है। इतना ही नहीं, इसके बाद सीडीएस खुद मीडिया के सामने आए और उन्होंने पूर्व सैनिकों का नहीं, मीडिया के सवालों का जवाब दिया। क्योंकि पूर्व सैनिक यदि सवाल पूछते तो जेन्युइन सवाल पूछ डालते जिसका कि जवाब हो सकता है कि सीडीएस के पास में ना हो। मीडिया को दिए गए सवालों में से ही मीडिया ने सवाल पूछे और उनके जवाब हमारे सीडीएस ने दिए। इसी के साथ साथ 6 अक्टूबर 2023 को जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो भी जारी किया रक्षा मंत्रालय ने। तो हमने इससे पहले जो वीडियो में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात सुनी, उससे पहले जो 21 फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है उनको जाना और उससे पहले हमने जो मेन पॉलिसी आई थी 21 सितंबर 2023 की, उसके बारे में जाना। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो में रक्षा मंत्रालय ने क्या स्पष्टीकरण दिया है उसके बारे में। देखिए, ये पीआईबी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। इसमें लिखा हुआ है, आर्म्ड फोर्सेज के एम्प्लॉयज़ के लिए डिसेबिलिटी पेंशन व डिसेबिलिटी एलिमेंट मुआवजा राशि के लिए जो एलिजिबिलिटी संबंधी नियम है ER 2023 यानी इम्पेयरमेंट रिलीफ 2023 एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023, इसके बारे में ये प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है। 6 अक्टूबर 2023 को ये जारी किया गया है। आगे इसमें लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के जितने भी एम्प्लॉयज़ है और पूर्व सैनिक है, उनको जो डिसेबिलिटी पेंशन और डिसेबिलिटी एलिमेंट संबंधी मुआवजा, एलिजिबिलिटी नियमों, इम्पेयरमेंट रिलीफ और जो मेडिकल अफसर के लिए गाइड जारी की गई है, वो आखिरी बार 2008 में जारी की गई थी। तब से लेकर अब तक भारत सरकार द्वारा कई नीतिगत पहल की गई है जिससे युद्ध में घायल, दिव्यांग कर्मियों, विधवाओं और वीर नारियों को दी जाने वाली डेथ और डिसेबिलिटी पेंशन मुआवजे की एलिजिबिलिटी, उसकी योग्यता और जो रेट है उससे जुड़ी परिस्थितियों में काफ़ी बदलाव आया है।
इसलिए मौजूदा नियमों और चिकित्सा दिशा निर्देशों को स्पष्ट व समेकित करने की आवश्यकता महसूस हुई। इनका कहना है कि 2008 में गाइड टू मेडिकल अफसर जारी की गई थी। तब से लेकर 2023 तक कई नियम बदल चुके हैं और उन नियमों को वापस से एक पॉलिसी में कवर करना था। इसके लिए ये ज़रूरत हुई कि नई पॉलिसी लाई जाए। इस मामले को सीएजी ने भी संसद को दी जाने वाली अपनी रिपोर्ट में उठाया था, यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने भी संसद में अपनी जो रिपोर्ट पेश की थी उसमें इस मामले को उठाया था। उसी के अनुसरण में इस विषय से संबंधित सभी नीति प्रावधानों की जांच और समीक्षा करने हेतु थल सेना, नौसेना, वायुसेना, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर डिपार्टमेंट और रक्षा मंत्रालय के सदस्यों को शामिल करते हुए एक अध्ययन समूह स्थापित किया गया था। यानी ये सैनिकों और पूर्व सैनिकों के सामने पॉलिसी जो आई है वो इतनी जल्दी नहीं, इसके ऊपर एक ग्रुप बैठाया था, एक कमेटी बिठाई थी जो कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो ऑब्जर्वेशन थे उनको ध्यान में रखते हुए एक डिटेल स्टडी इसके ऊपर की गई थी। और इस कमेटी ने अपनी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की और व्यापक विचार विमर्श एवं चर्चा के बाद सीसीए पेंशन नियम 2023 के प्रावधानों के अनुरूप इम्पेयरमेंट रिलीफ को समन्वित करने की सिफारिश की, जबकि आर्म्ड फोर्सेज के एम्प्लॉयज़ के लिए डेथ और डिसेबिलिटी संबंधी मुआवजे से संबंधित और 2001 में 5वीं पे कमीशन, जिसे 6ठी और 7वीं पे कमीशन के बाद और संशोधित किया गया, इसके द्वारा निर्धारित सिद्धांतों और दिशा निर्देशों को बनाए रखा। यानी जो पुराने नियम थे 2001 में 5वें पे कमीशन, 6ठे पे कमीशन और 7वें पे कमीशन में जो नियम आए थे, जितने भी अमेंडमेंट्स आई थी, उन सबको इसमें समेकित किया यानी इंक्लूड किया और जो भी गाइडलाइन थी पहले की उसको बनाए रखा, उसमें कोई बदलाव ज़्यादा नहीं किया। अब इसमें ध्यान देने योग्य मुख्य पहलू इस प्रकार है, यहाँ पे फिर से एक्सप्लेनेशन दी जा रही है कि इसमें कौन कौन सी ऐसी कंडीशंस है जिनको शामिल किया गया है। सबसे पहले जो रिवाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ में कोई नीतिगत या पात्रता संबंधी बदलाव नहीं है, यानी किसको मिलेगा किसको नहीं मिलेगा, जो पहले नियम है वही नियम इसमें है। इम्पेयरमेंट रिलीफ में कोई भी नया नियम ऐड नहीं किया गया है। दूसरा, कहा जा रहा है कि जितने भी जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसेबिलिटी पेंशन से जुड़े हुए मामले जा रहे हैं, उनसे बचने के लिए और किसी अस्पष्टता के मूल्यांकन एवं पात्रता के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से इम्पेयरमेंट रिलीफ को संशोधित और अमेंड किया गया है। अगली बात इसमें कही गई है कि 21 सितंबर 2023 के बाद रिपोर्ट जो कि डेथ और डिसेबिलिटी जो रिकॉर्ड होती है या कि सितंबर 2023 या इसके बाद, तो उन्हीं को इम्पेयरमेंट रिलीफ 2023 और गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 द्वारा प्रकाशित होंगी। जितने भी जवान जेसीओ अफसर 21 सितंबर 23 और 21 सितंबर 23 के बाद में यदि कोई डेथ हो जाती है या फिर डिसेबल हो जाते हैं और ऑन स्पॉट जो डिसेबिलिटी और डेथ 21 सितंबर या उसके बाद होती है, उन्हीं के लिए ये नया पॉलिसी जो आया है वो लागू होगा। आगे इसमें लिखा है इम्पेयरमेंट रिलीफ एंड गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 किसी भी तरह से उन पिछले पेंशन भोगियों और फैमिली पेंशनर्स को प्रभावित नहीं करते हैं जो पहले से ही डेथ या डिसेबिलिटी संबंधी मुआवजा या फैमिली पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। यानी 21 सितंबर 2023 से पहले जिनको डिसेबिलिटी पेंशन शुरू हो चुकी है या फिर 21 सितंबर 2023 से पहले जो डिसेबल हो चुके हैं, जिनका डायग्नोसिस हो चुका है, उनके ऊपर ये पॉलिसी लागू नहीं होगी। केवल वे कार्मिक जो अपनी नियुक्ति की शर्तों को पूरा करने से पहले मेडिकल कैटेगरी के आधार पर सेवा से बाहर कर दिए जाते हैं, यहाँ पे बात की जा रही है इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस, यानी किसी को यदि सर्विस पूरी करने से पहले सेना से बाहर कर दिया जाएगा, उन्हें सेवा से अमान्य माना जाता है, यानी इनवैलिड आउट फ्रॉम सर्विस माना जाता है। वे डिसेबिलिटी पेंशन के पात्र होंगे। यहाँ पे एक डिसेबिलिटी पेंशन और एलिमेंट आ चुका है,
और दूसरा नया नाम आ चुका है इम्पेयरमेंट रिलीफ। तो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है कि डिसेबिलिटी पेंशन और एलिमेंट किसके लिए लागू होगा और साथ ही साथ जो इम्पेयरमेंट रिलीफ है वो किसके लिए लागू होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी इनवैलिडेट आउट फ्रॉम सर्विस, जो अपनी कम से कम 15 या फिर कलर सर्विस पूरा करने से पहले उसको सेना से बाहर निकाल दिया जाता है इनवैलिड करार देते हुए, उनको इनवैलिड पेंशन मिलेगी, जो कि एक समग्र मासिक पेंशन है और जिसमें एक सेवा का तत्व है और एक दिव्यांगता का तत्व शामिल है, जिसमें दो तत्व शामिल होते हैं, एक डिसेबिलिटी पेंशन और एक डिसेबिलिटी एलिमेंट यानी सर्विस एलिमेंट। जेसीओ और उसके बराबर जिन्हें स्थायी रूप से लो मेडिकल कैटेगरी में रखा गया है और उन्हें छुट्टी दे दी गई है क्योंकि उन्हें उनकी चिकित्सा श्रेणी के लिए कोई उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान नहीं किया जा सका। यहाँ पे शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट की बात की जा रही है कि ऐसे लो मेडिकल कैटेगरी जेसीओ जिनको यूनिट में शेल्टर्ड अपॉइंटमेंट नहीं दिया जाता है और उनको अनविलिंग करके कमांडिंग अफसर उसको इनवैलिड करार देते हुए सेना से बाहर निकलवा देते हैं, उनको डिसेबिलिटी पेंशन और एलिमेंट मिलेगा। वे उपयुक्त वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने के बाद उनकी संलग्नता की शर्तों को पूरा करने से पहले छुट्टी दे दी गई है, उन्हें सेवा से अमान्य माना जाएगा। ये प्रावधान अधिकारियों पर लागू नहीं होता है। अधिकारियों पर लागू क्यों नहीं होता है? क्या अधिकारी डिसेबल नहीं होते हैं? लेकिन हाँ, यहाँ पे जो मैंने इस वीडियो के शुरुआत में बताया कि जब कद्दू कटता है तो सभी में बढ़ता है, यानी यहाँ पे अधिकारियों के लिए नया नियम लाया गया लेकिन वो अधिकारियों के लिए लागू ही नहीं, वो जेसीओआर के लिए लागू कर दिया गया। डिसेबल यदि अधिकारी होते हैं तो उनको भी इनवैलिड करार देते हुए सेना से बाहर कर देना चाहिए। जेसीओ जवानों को बाहर किया जाता है और इनवैलिड यदि अधिकारी होगा, लो मेडिकल कैटेगरी चाहे परमानेंट हो, P2, P3, A2, A3, उसको अपनी पूरी सर्विस कराई जाएगी। चाहे वो चल फिर भी नहीं सकता, फिर भी उसको उसकी पूरी जो मैक्सिमम सर्विस उसको लागू है 50-55 साल, वो पूरी उसको करवाई जाएगी। लेकिन जेसीओआर यदि 3 साल में भी उसको कोई चोट ऐसी लगी कि वो इनवैलिड हो जाता है तो उसको सेना से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये घूम फिरा के जो इसमें घाटा हो रहा है वो केवल जेसीओ एंड ओआर को हो रहा है। यहाँ पे फिर से जो नियम लाया गया वो पुराना ही नियम है, कोई बदलाव नहीं किया गया। बस एक इम्पेयरमेंट रिलीफ जो कि कलर सर्विस करके जाएगा उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा उसको, ना कि उसको पेंशन मिलेगी। आइए आगे बात करते हैं। आगे लिखा है कि आर्म्ड फोर्सेस के, यहाँ पे देखिए ये बात कही जा रही है इम्पेयरमेंट रिलीफ की, जो नया शब्द आया है उसके बारे में, इसको समझना बहुत ही ज़रूरी है। आर्म्ड फोर्सेस के ऐसे सैनिक जिन्हें रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट मेडिकल बोर्ड की जांच के बाद सैन्य सेवा के कारण हुई या बढ़ी हुई दिव्यांगता के बावजूद सेना में बनाए रखा जाता है, वे कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के पात्र हैं। यानी ऐसे सोल्जर जिनको ज़बरदस्ती इनवैलिड या डिसेबल या लो मेडिकल कैटेगरी होने के बाद पूरी सर्विस कराई जाएगी, जैसे अधिकारियों को कराई जाती है, तो उनको केवल इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा, उनको डिसेबिलिटी पेंशन नहीं मिलेगी, जिसे छोड़ने के बाद वे अपनी सेवानिवृत्ति और सेवा मुक्ति के समय मासिक इम्पेयरमेंट रिलीफ पाने के पात्र बन जाते हैं। इस इम्पेयरमेंट रिलीफ का भुगतान सेवानिवृत्ति पेंशन ग्रेच्युटी, अधिकारियों को ग्रेच्युटी या सेवा पेंशन ग्रेच्युटी जेसीओआर के अलावा उनकी सेवा काल की लंबाई के अनुसार किया जा सकता है। ये इम्पेयरमेंट रिलीफ पूर्ववर्ती दिव्यांगता संबंधी तत्व के समान है जो वर्तमान में सेवानिवृत्त मुक्त होने वाले कर्मियों को प्रदान की जाती है। ये इम्पेयरमेंट रिलीफ कहा जा रहा है कि जैसे पहले डिसेबिलिटी पेंशन मिलती थी उसके जैसा ही है, लेकिन ये अब मिलेगा उनको जो अपनी पूरी सर्विस करके सेना से बाहर जाएगा, यानी अपनी मर्जी से या जो यूनिट के कहने से इनवैलिड करार देते हुए उसको बाहर नहीं किया जाएगा। किसी की कलर सर्विस पूरी हो जाए या फिर मैक्सिमम उसकी एज हो जाए, उसके बाद वो सेना से सेवानिवृत्त होगा तो उसको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। सेवा के अयोग्य कर्मियों को दी जाने वाली दिव्यांगता संबंधी पेंशन और दिव्यांगता संबंधी तत्व से अलग करने के लिए नाम बदल दिया गया है। यानी जो डिसेबिलिटी पेंशन थी और डिसेबिलिटी एलिमेंट था, उससे अलग आइडेंटिफाई हो जाए कि यदि इसको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिल रहा है, इसका मतलब ये सेना में पूरी नौकरी करके आया है।
दिव्यांगता संबंधी तत्वों की तुलना में इम्पेयरमेंट रिलीफ की दर में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन इनकी रेट है जैसे पहले थी 30%, वही रेट रहेगी, कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। चलिए कुछ पॉइंट और है जिनको हम समझ लेते हैं, क्योंकि पूरी जानकारी लेना हमें जरूरी है। किसी भी मृत्यु और डिसेबिलिटी संबंधी मुआवजे की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ, जैसा कि पहले बता दिया है। इम्पेयरमेंट रिलीफ और गाइड टू मेडिकल अफसर 2023 के आधार पर वसूली की कोई योजना नहीं बनाई गई, यानी रिकवरी इसमें नहीं होगी। और कैडेट्स को दिए जाने वाले मुआवजे के पहलू का एक अध्ययन समूह द्वारा विश्लेषण किया जा रहा है। जो कैडेट्स के लिए पहले कह दिया कि कैडेट्स को जो है वो उनको ग्रेच्युटी मिलेगी, पेंशन ग्रेच्युटी मिलेगी, अब उस कहा जा रहा है कि उसके ऊपर अभी भी स्टडी की जा रही है, यानी कुछ न कुछ कैडेट्स की ओर से या अधिकारियों की ओर से मुद्दा उठाया होगा, इसलिए यहाँ पे इस बयान को बदल दिया गया है। जबकि पॉलिसी में क्लियर कट लिखा हुआ है कि कैडेट्स को डिसेबिलिटी पेंशन और एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब है अमान्य पेंशन के लिए पात्र बनने के लिए 10 वर्ष की अवधि, इनवैलिड पेंशन है वो पाने के लिए 10 वर्ष की अवधि यहाँ पे रख दी गई है। इनवैलिड पेंशन प्रदान करने की पात्रता को प्रशासित करने वाले नियम मौजूदा आदेशों के अनुसार प्रशासित होते रहेंगे। हालांकि नियंत्रण एवं संतुलन को और मजबूत करने हेतु सक्षम प्राधिकारियों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन सभी स्वीकृत मामलों की पुष्टि निर्दिष्ट सक्षम अधिकारी से एक स्तर ऊपर से करने का निर्णय लिया गया है। यानी ऐसा कुछ आ जाता है कि नियम में कहीं पे कंफ्यूजन हो जाए तो जो एक लेवल अप जैसे कमांडिंग अफसर है तो ब्रिगेडियर साहब से ये अप्रूव होगा। अब सबसे बड़ी बात आती है कि इनकम टैक्स रिलीफ, तो यहाँ पे कहा गया है कि आय कर राहत से संबंधित मामले न्यायालय में विचाराधीन है और इसलिए इस संबंध में टिप्पणी नहीं की जा सकती, क्योंकि पूर्व सैनिकों को यही एक कन्फ्यूजन था और एक डाउट था कि इम्पेयरमेंट रिलीफ नाम रख दिया गया है, इसका मतलब ये पेंशन नहीं अब, और पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स की छूट मिलती थी डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर, तो हो सकता है कि सरकार इम्पेयरमेंट रिलीफ के नाम पर इनकम टैक्स वसूलना शुरू कर दे। तो सरकार ने भी उस बात में हाँ मिला दिया है और यहाँ पे ऐसा नहीं कहा कि हम इनकम टैक्स में छूट देंगे। सरकार ने कहा ये मामला कोर्ट में चल रहा है, इसलिए हम इनकम टैक्स रिबेट के ऊपर बात नहीं कर सकते। चलिए एक बात और कही गई थी कि ये जो डिसेबिलिटी पेंशन है वो सिविलियन को यदि डिसेबिलिटी पेंशन मिलती है उससे सैनिकों का जो डिसेबिलिटी पेंशन में अधिकार है वो कम कर दिया गया है। तो उसके बारे में कहा है कि नागरिकों से तुलना, यदि किसी नागरिकों को सेवा से अमान्य कर दिया जाता है तो उसे दिव्यांगता पेंशन और सेवा में बनाए रखने पर दिव्यांगता संबंधी तत्व के बदले में एक मुश्त मुआवजा दिया जाता है। दूसरी ओर सैन्य कर्मियों को सेवा से अमान्य होने पर दिव्यांगता पेंशन दी जाती है और यदि उन्हें सेवा में बनाए रखा जाता है तो उनकी सेवानिवृत्ति, सेवा पेंशन, ग्रेच्युटी के अलावा एक मुश्त राशि या वैकल्पिक रूप से मासिक इम्पेयरमेंट रिलीफ दी जाती है। साथ ही फाइनल कहा गया है कि समावेश किए गए बदलावों का सार इस प्रकार है। भ्रम से बचने के लिए शब्दावलियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। पात्रता, मूल्यांकन और अमान्यता को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। दिनांक 31 जनवरी 2001 के पत्र में परिभाषित श्रेणियों से संबंधित पात्रता को पहले की तरह बरकरार रखा गया है। साथ ही साथ जो RIAB यानी रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड के माध्यम से कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ देने की रूपरेखा निर्धारित की गई है। यानी अब एक बोर्ड होगा जो रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होगा। यानी अब जब किसी सैनिक को आगे सेवा में रहना होगा तो उसको एक बोर्ड से गुजरना होगा। जैसे पहले मेडिकल बोर्ड और रिकेट बोर्ड होता था, उसी प्रकार अब एक रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड होगा और इस बोर्ड से ही तय होगा कि इस जवान को आगे नौकरी करवाई जाए या नहीं। यदि उस बोर्ड में मना कर दिया कि अब जवान आगे नौकरी नहीं कर सकता तो उसको सेना से बाहर जाना पड़ेगा। और साथ साथ जो सैंक्शन मामलों की एक एक करके पुष्टि और नवीनतम चिकित्सा और वैज्ञानिक ज्ञान, चिकित्सा संबंधी स्थितियों से जुड़ी परिघटनाओं के प्रबंधन और इम्पेयरमेंट के प्रतिशत को निष्पक्ष रूप से मापने हेतु वैश्विक स्तर पर स्वीकृत मानकों के आलोक में GMO की समीक्षा, ये सब इसमें शामिल किया गया है। तो इस प्रकार डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय को बार बार स्पष्टीकरण देना पड़ रहा है, क्योंकि इस पेंशन पॉलिसी में कुछ तो गड़बड़ है। यदि गड़बड़ नहीं होती तो डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर और रक्षा मंत्रालय को बार बार आके स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती।
सबसे बड़ी गड़बड़ तो आपने अभी ही देख ली इसमें कि जेसीओ जवानों के लिए पॉलिसी लागू है लेकिन अधिकारियों के लिए लागू नहीं है। अधिकारी पूरी सर्विस करेंगे जबकि जेसीओ एंड ओआर को बीच में ही सेना से निकाल दिया जा सकता है। दूसरी बात, एक बोर्ड होगा, कोई जवान आगे नौकरी करना चाहता है तो उस बोर्ड का नाम है रिटेंशन कम इम्पेयरमेंट असेसमेंट बोर्ड। इस बोर्ड से गुजरना होगा। ये बोर्ड उसको फिट मानेगा कि लो मेडिकल कैटेगरी में भी ये जवान आगे नौकरी कर सकता है, तभी वो कैपिटलाइज्ड इम्पेयरमेंट रिलीफ में नौकरी कर पाएगा, नहीं तो उसको भी इनवैलिड करके बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। तो इस प्रकार मैंने जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो रक्षा मंत्रालय ने 6 अक्टूबर 2023 को जारी किया उसको बेहतर तरीके से आप सबको समझाया। मैं आशा करता हूं कि आपको जानकारी समझ में आ गई होगी, लेकिन डाउट हमेशा बने रहते हैं। मुझे भी इस पॉलिसी में अभी भी डाउट है कि जो बातें लिखी गई है वो क्या सही मायने में लागू होगी या फिर जेसीओ जवानों के लिए अधिकारों में कटौती क्यों की गई है और ऑफिसर्स के लिए वही सेम रखा गया है। क्या यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि ऑफिसर केवल 10% या 5% ही डिसेबिलिटी के साथ में आ सकते हैं? कहीं नहीं लिखा है। अफसर का परसेंटेज 42-48% है तो आगे भी वो उतने ही डिसेबिलिटी पेंशन के साथ में रिटायर होंगे। और उनके लिए अब जो नाम दिया गया है साथियों, यदि कोई कलर सर्विस पूरी करके आता है तो अधिकारी अब इम्पेयरमेंट रिलीफ में आएंगे। इसका मतलब अधिकारियों के जो इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा उसके ऊपर इनकम टैक्स रिबेट नहीं मिलेगा। और वो सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने इस पीआईबी में भी स्पष्ट कर दिया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट क्या डिसीजन देगी उसी के मुताबिक आगे एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि अधिकारी इनवैलिड मेडिकल बोर्ड के साथ में आउट नहीं होंगे तो उनको इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा। इम्पेयरमेंट रिलीफ मिलेगा तो उसके ऊपर इनकम टैक्स का रिबेट नहीं मिलेगा क्योंकि अधिकारी 1.5 से 2 लाख 2.5 लाख तक इम्पेयरमेंट रिलीफ पाएंगे। इससे सरकार को फ़ायदा होगा कि इनकम टैक्स में जो छूट दी जा रही थी उसकी जगह अब इनकम टैक्स अधिकारियों से वसूला जाएगा। तो बने रहिए चैनल के साथ, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल and enjoy watching the videos.